Sigma Pi classes student, myself Praveen West and a very good morning to you. I hope you are enjoying the lecture very well. So, in the previous topic, we have discussed the law of conservation of mass. So today we will continue this and our second law, that is law of definite proportion, or either you can say law of constant composition. Both are same. Either you can say law of definite proportion or either you can say law of constant composition. So what does definite means? Definite means fixed. Definite means fixed. According to this law, a pure chemical compound, if you have a pure chemical compound, always if you have a pure chemical compound, that means it is made up of some elements. A pure chemical compound always consists of the same element. A pure chemical compound always consists of the same element combined together in a fixed proportion by weight or fixed proportion by mass. That is the most important line. A pure chemical compound always consists of the same element, according to this law, combined together in a fixed proportion. Fixed proportion, or either you can say definite. Fixed means definite proportion by weight or mass, you can say. So I will explain. If you are not clear at this point, so I am explaining you with a help of example. So let's see the example. अब आप एक चीज देखिए, यू कैन इजीली सी वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, आपके पास है वाटर मॉलिक्यूल है. अब हम इसको एग्जांपल से देख रहे हैं, तो एग्जांपल यू कैन सी हियर वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल के बारे में जब हम बोलेंगे तो वाटर क्या है? एक कंपाउंड है. वाटर इज ए कंपाउंड. सो वाटर इज ए कंपाउंड, सो इट हैज ए फिक्स्ड इन वाटर मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है? हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1. दैट इज हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन के कितने हैं? कितना होता है एटॉमिक मास? 16. तो 2:16. इट इज 2:16. सो अगर आप इसे कट कर दोगे ये बन जाएगा 1:8. तो कुल मिला के बात ये हो गई कि इन हाइड्रोजन इन वाटर मॉलिक्यूल द रेशियो इज 1:8. अब आपको मैंने ये बता दिया कि जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:8 है. 1:8 का क्या मतलब है? 1:8 का मतलब ये है कि आपके पास अब वाटर मॉलिक्यूल कहीं भी हो, कोई भी वाटर मॉलिक्यूल हो या उसका सोर्स कुछ भी हो, कुछ भी सोर्स हो उसका, जैसे कि अगर रिवर अमेरिका में बह रही है या इंडिया में बह रही है या समुद्र में पानी है या रिवर में पानी है, ठीक है, या आपके घर का पानी है, ट्यूबवेल का पानी है, उन सब के पानी वो जितना भी जो भी वाटर है उन सब का रेशो 1:8 होगा. चाहे आपका वाटर कहीं भी हो, कोई भी वाटर मॉलिक्यूल हो, उसका रेशो हमेशा फिक्स्ड रहेगा. दैट इज 1:8. दैट इज 1:8. अब देखो H2 है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 2. एक हाइड्रोजन के लिए 1, 2 के लिए 2 हो गया. ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2:16. तो H2O मॉलिक्यूल जो है कितने रेशो में फिक्स्ड है? 1:8 में. तो ये 1:8, चाहे आप रिवर का पानी ले लो या आप क्या करो, सी का पानी ले लो, सी का वाटर ले लो, उसका रेशो भी 1:8 रहेगा, इसका भी 1:8 रहेगा. तो यही ये लॉ कहना चाह रहा है कि आपका मॉलिक्यूल कहीं, आपका कंपाउंड कहीं का भी हो, कोई भी सोर्स हो उस कंपाउंड का, जो उसका रेशो होगा वो हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में रहेगा. ये नहीं है कि रिवर है तो उसका H2O का रेशो आप चेंज हो जाएगा, या फिर सी है तो उसका रेशो चेंज हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा. रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. दैट इज फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय, दैट इज डेफिनिट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन. वही ये चीज कह रहा है. ठीक है, ये वाटर का मैंने एग्जांपल दिया. कोई भी कंपाउंड है वो अपने फिक्स प्रोपोर्शन में रहता है, मतलब उसकी एक फिक्स प्रोपोर्शन रहेगा, वो फिक्स प्रोपोर्शन में ही फॉर्म होगा. चाहे आप वाटर कहीं भी आप फॉर्म करो, आप कोई भी वाटर बनाओ, वो फिक्स प्रोपोर्शन में होगा. एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं. जैसे कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना चाहते हैं, हमने क्या किया? C+O2 हीट कर दिया. C+O2 एयर में कार्बन को हीट कर दिया, ये बन गया CO2. ठीक है, यहां से हमने CO2 बनाई. अब कार्बन का एटॉमिक मास
12 रेशो ऑक्सीजन के लिए, एक ऑक्सीजन के लिए 16, 2 ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, O2 है ना, तो 16 इंटू 2 32 हो जाएगा, तो 12:32 हो गया। 12:32 माने 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, 3:8। तो CO2 का जो CO2 के लिए जो रेशो है वो क्या हो गया 3:8। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशो है CO2 के लिए जो रेशो आया वो 3:8 है। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो कितना है 3:8। कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो क्या है 3:8। अब इसका मतलब ये है कि अब आप CO2 कहीं से भी फॉर्म करो, अब आपने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बंद करके CO2 बनाया तो आपने देखा उसका रेशो 3:8 है। या फिर हम किसी और मेथड से क्या बनाना चाहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आप किसी भी मेथड से प्रोड्यूस करो उसका रेशो हमेशा 3:8 ही आएगा। मतलब फिक्स प्रोपोर्शन, जो एलिमेंट जिस कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं उनका जो एलिमेंट का जो रेशो होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देयर इज अ डेफिनेट प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब आप देखो कैल्शियम कार्बोनेट, इसे लाइमस्टोन कहते हैं, यू नो वेरी वेल। अब आप इसे हीट करो, कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन है, इसको आप हीट करोगे तो ये बना देगा आपको, क्या देगा ये आपको दे देगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब ये जो CO2 यहां फॉर्म हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके जो CO2 फॉर्म हुई है इसका रेशो भी 3:8 ही होगा। ऐसा नहीं है कि यहां से जो कैल्शियम कार्बोनेट से जो CO2 प्रोड्यूस हुई उसका रेशो कुछ और हो जाएगा, नहीं। CO2 कहीं से भी प्रोड्यूस हो, मींस कोई भी कंपाउंड आप कहीं से भी फॉर्म करो, उसका सोर्स वट एवर द सोर्स इट इज। अब CO2 को आप कितने तरीकों से प्रोड्यूस कर सकते हो, बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो। दो तरीके मैंने आपको इसमें बता दिए कि आप CO2 को, जैसे एक तो आपने डायरेक्ट कार्बन को हीट करा, CO2 मिल गया, उसका रेशो क्या होगा फिक्स्ड होगा 3:8, उसका कॉम्बिनेशन होगा, कार्बन ऑक्सीजन जो है आपस में कंबाइन होंगे 3:8 में। वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटेगा तो ये CO2 बनाएगा, इसका रेशो भी 3:8 ही रहेगा। मतलब फिक्स प्रोपोर्शन होता है वट एवर द सोर्स इट इज, चाहे किसी भी सोर्स से प्रोड्यूस हो रहा हो कंपाउंड, उस कंपाउंड का रेशो हमेशा फिक्स रहेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन। आई थिंक आपको ये लॉ क्लियर हो गया होगा। अब हम इस पे बेस न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, पहले हम इसकी थोड़ी लिमिटेशन भी देख लेते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया। अब एक बार फिर से हम अगर हम इसे देख लें लॉ को, ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, वेट या फिर मास, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। क्लियर हो गया आपको। नाउ वी विल सी सम लिमिटेशन आल्सो। आपको इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, यू हैव टू कीप इन योर माइंड। सो आई एम जस्ट रबिंग इट। लिमिटेशन, इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि ये लॉ वैलिड नहीं होता है अगर आइसोटोप्स के केस में ये लॉ वैलिड नहीं होता। आइसोटोप्स आपको पता होगा क्या होते हैं, ठीक है। The element which have same atomic number but different mass number, है ना। तो आइसोटोप्स आपको पता है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, कार्बन का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपका एग्जांपल देखो कार्बन के, तो कार्बन के दो आइसोटोप आपको पता है, एक C12 और एक C14, जो मेन आइसोटोप्स हैं कार्बन के। C12 सबसे ज्यादा पाया जाता है एबंडेंस में और C14 थोड़ा कम पाया जाता है, बहुत ही कम, रेयर, लेकिन तभी जो मेन आइसोटोप ये हैं। तो आप देख रहे होंगे कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है दो टाइप की हो सकती है CO2, एक हो सकती है C12 CO2 और एक हो सकती है C14 CO2। तो इस केस में आइसोटोप के केस में ये लॉ फेल हो जाएगा, क्योंकि आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी बने, लेकिन मेजर CO2 C12 वाली बनती है, क्योंकि C14 जो है बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। तो आइसोटोप के केस में ये लॉ फेल हो जाएगा, ठीक है, वहां पे ये लॉ इतना वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आप खुद ही देख सकते हो, यहाँ पे होगा 12:32, यहाँ होगा 14:32। तो आप देख लो यहाँ पे तो 3:8 आ गया, यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये लॉ यहाँ पे आइसोटोप के केस में ये लॉ वैलिड नहीं होता है। क्लियर हो गया पहला पॉइंट, आइसोटोप के केस में लॉ वैलिड नहीं हो पाएगा। तो ये इसकी थोड़ी लिमिटेशन है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी जितने भी कंपाउंड है जिनमें आइसोटोप नहीं है, जिनमें वहां पे लॉ आसानी से एप्लीकेबल हो जाएगा। और जनरली आइसोटोप में भी क्या है, क्योंकि C12 ज्यादातर इसका रेशो बहुत ही कम होता है, इसलिए नेग्लिजिबल भी हो जाता है। C12 सबसे ज्यादा एबंडेंस में पाया जाता है, तो इसका रेशो CO2 मैक्सिमम आपको ये 12 वाली ही मिलेगी। हालांकि फिर भी मैंने आपको बता दिया कि आइसोटोप के केस में क्या हो जाता है,
आइसोटोप के केस में ये लॉ वैलिड नहीं होता है, दिस लॉ इज नॉट वैलिड फॉर आइसोटोप्स, क्योंकि आइसोटोप के केस में रेशियो थोड़ा चेंज हो जाता है। हालांकि C14 बहुत ही कम मात्रा में होता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में C14 होता है, C12 ही मैक्सिमम होता है, कम से कम 98-99% के आसपास जो है C12 पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एबंडेंस इसी की होगी, तो इतना कोई वाली बात नहीं है। दूसरा, आपको एक बात और ध्यान देनी है, नोट कर लीजिए इसे। दूसरा आपको क्या ध्यान देना है कि जो आपके पास ये है क्या, कई बार ये जो है सेम एलिमेंट्स फिक्स रेशियो में होने के बावजूद डिफरेंट कंपाउंड दे देते हैं। ये नहीं कि वही कंपाउंड देंगे, जैसे कि आपके पास कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो है, इससे आपने एक कंपाउंड बनाया C2H5OH, इथेनॉल। अब जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो आपको कितना मिल रहा है, C2C है ना, तो 12 दूनी 24, रेशियो हाइड्रोजन कितना है 6, ऑक्सीजन कितना है 32, नहीं 16, ठीक है। अब 12:6:18, अगर इसे 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा ये पूरा, ये आएगा 12:3:8, ये आएगा 12:3:8, ये तो आएगा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो आपको इथेनॉल से मिला 12:3:8 मिला, तो आपने क्या किया 12:3:8। सपोज कर आपके पास कोई कंपाउंड था इथेनॉल, आपने इसका रेशियो देखा तो इथेनॉल जो बना हुआ है C2H5OH जो बना हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 12:3:8, कार्बन 12 रेशियो में है, 3 रेशियो में हाइड्रोजन और 8 रेशियो में ऑक्सीजन, तो 12:3:8 में जो है आपको क्या मिल रहा है इथेनॉल। क्या है ये इथेनॉल। लेकिन कई बार ये लॉ यहां पे भी कई बार फेल हो जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो अगर फिक्स्ड रेशियो है 12:3:8, तो जरूरी नहीं है कि आपका इथेनॉल ही बने, जरूरी नहीं है कि आपको इथेनॉल ही मिले, आपको ये भी तो मिल सकता है CH3OCH3, ईथर, इसको बोलते हैं ईथर, CH3OCH3। अब आप यहां पे देख लो, यहां पे भी C2H6O, तो ऐसे टाइप के कंपाउंड्स को हम आइसोमर कहते हैं। आपने पढ़ा होगा 10th में आइसोमर, थोड़ा सा आइसोमर वो होते हैं द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिनके स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होते हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम है ना, देखो क्या है C2H6O, इथेनॉल भी बन सकता है इससे और ईथर भी बन सकता है, लेकिन इथेनॉल और ईथर दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। तो यहां पे भी ये लॉ फेल हो गया कि कई बार क्या होता है ये डिफरेंट कंपाउंड दे देता है, सेम रेशियो होने के बावजूद आपको डिफरेंट कंपाउंड मिल रहा है, तो यहां पे थोड़ा ये लॉ क्या हो रहा है फेल हो रहा है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फिक्स रेशियो में है ना 12:3:8, फिक्स रेशियो में है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 12:3:8, तो ये आपको इथेनॉल दे रहा है, तो आप तो इथेनॉल लिख दोगे कि 12:3:8 इथेनॉल का, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इथेनॉल कंपाउंड का ही हो, इसका भी तो हो सकता है ईथर का। ईथर में भी देखो CH3OCH3 वही रेशियो आएगा 12:3, तो कई बार ये सेम एलिमेंट फिक्स रेशियो में होने के बावजूद डिफरेंट कंपाउंड भी दे सकता है। तो ये इसकी थोड़ी सी क्या है लिमिटेशन है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनिट प्रोपोर्शन की। तो मेरे हिसाब से आपका ये लॉ क्लियर हो गया है, बाकी मैंने आपको लॉ बता ही दिया है। वट एवर द सोर्स इट इज, द रेशियो ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। जो रेशियो प्रेजेंट होगा कंपाउंड, जो भी कंपाउंड में एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं बाय मास, वट एवर द सोर्स इट इज, कहीं से भी वो सोर्स निकले उसका रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग है। ओके, अब हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, तब आपको ज्यादा और क्लियर हो जाएगा, यू विल मोर क्लियर। ओके, सो हैव ए लुक। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन का पहला क्वेश्चन हम ये करने जा रहे हैं। आप सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़िए और नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं इसे मिटा दूंगा क्वेश्चन को, तो आप अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए साथ साथ में। क्वेश्चन नोट डाउन करने के बाद अब मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं और साथ साथ में हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे इसे करें। तो क्वेश्चन आप पढ़िए और समझिए। देखिए क्या कह रहा है, द मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, इस पे फोकस कीजिए जिसको मैं कह रहा हूं, कॉपर ऑक्साइड पे फोकस करना है। मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ये कह रहा है कि जो मास है कॉपर ऑक्साइड का obtained by heating 2.16 ग्राम of metallic copper with
नाइट्रिक एसिड एंड सब्सिक्वेंट इग्निशन वाज फाउंड टू बी 2.7 ग्राम। अब आपने फोकस किस किस पे करना है, 2.16 ग्राम पे फोकस करना है और 2.7 ग्राम पे फोकस करना है। मतलब कि उसके बाद लिख रहा है कि इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑन रिडक्शन यील्ड एंड शो दैट दीस डेटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कुल मिला के वो कह रहे हैं कि आपको दो एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं। अगर इन अनदर एक्सपेरिमेंट लिखा तो पहला एक्सपेरिमेंट ये है, तो कह रहा है कि अगर आपके पास दो एक्सपेरिमेंट है तो मैं पहले लिख रहा हूं इन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट जो हमें गिवन है। अब मतलब समझिए हमें करना क्या है। हमें दो एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, पहले एक्सपेरिमेंट में कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ है। अब वो कह रहा है कि इन दोनों एक्सपेरिमेंट में जो कॉपर ऑक्साइड है, अब कॉपर ऑक्साइड है मतलब कॉपर और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ ऑक्साइड है। अब हमें नहीं पता कि कौन सा ऑक्साइड है, Cu2O है या CuO है, कोई सा भी ऑक्साइड हो सकता है, हमें नहीं पता। हमें बस ये बोला है कि कॉपर ऑक्साइड है, कोई कॉपर ऑक्साइड है दोनों एक्सपेरिमेंट में। एक्सपेरिमेंट 1 में भी कॉपर ऑक्साइड है, उसके लिए उसने कुछ कंडीशन दे रखी है। एक्सपेरिमेंट 2 में भी कुछ कॉपर ऑक्साइड है, उसमें भी कुछ कंडीशन दे रखी है, अभी पढ़ेंगे उसे भी। दोनों की अलग अलग कंडीशन है और हमें बोला गया कि इन दोनों एक्सपेरिमेंट में जो कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, जो कॉपर ऑक्साइड है उसमें जो रेशियो होगा कॉपर और ऑक्सीजन का, कॉपर ऑक्साइड में जो कॉपर ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो दोनों सेम होने चाहिए। यही प्रूव करना है हमें कि पहले एक्सपेरिमेंट में कार्बन और कॉपर है, पहले एक्सपेरिमेंट में जो कॉपर ऑक्साइड है और दूसरे एक्सपेरिमेंट में जो कॉपर ऑक्साइड है उसमें जो कॉपर और ऑक्सीजन का जो रेशियो है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में और जो सेकंड एक्सपेरिमेंट में कॉपर ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो सेम प्रूव करना है। अगर ये लॉ सो दैट द डेटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन प्रूव करके दिखानी है इनमें कि दोनों, हमें ये पता लगाना है, हमें ये प्रूव करना है कि चाहे पहला एक्सपेरिमेंट है चाहे दूसरा एक्सपेरिमेंट है उसमें कॉपर ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा कॉपर ऑक्साइड में वो सेम होता है। और अगर हमने वो रेशियो सेम प्रूव कर दिया तो वो जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब पहले एक्सपेरिमेंट में बात करते हैं, तब दूसरे एक्सपेरिमेंट को तब पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, कहानी समझ में आ गई। हमें दोनों एक्सपेरिमेंट में कॉपर और ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। पहले एक्सपेरिमेंट में कॉपर ऑक्साइड में कॉपर ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालेंगे, दूसरे एक्सपेरिमेंट में कॉपर ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालेंगे। अगर वो दोनों सेम आती हैं दोनों में तो आपका ये लॉ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को क्या कर रहा है, एग्री कर रहा है, शो प्रूव हो जाएगा तब। तो हम देखते हैं इन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में आपके पास कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ है, कह रहा है कि द मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग, जो मास है कॉपर ऑक्साइड का, जो मास आपको कॉपर ऑक्साइड का मिल रहा है बाय हीटिंग 2.16 ग्राम ऑफ मेटेलिक कॉपर। तो 2.16 ग्राम मेटेलिक कॉपर है आपके पास, तो वेट ऑफ मेटेलिक कॉपर कितना हो जाएगा, WT लिख दिया मैंने वेट को, वेट ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में, वेट ऑफ कॉपर कितना है आपके पास गिवन 2.16 ग्राम। अब आगे क्या कह रहा है कि ऑब्टेन कर रहे हो आप, मास ऑब्टेन कर रहे हो कॉपर ऑक्साइड का बाय हीटिंग 2.16 ग्राम ऑफ मेटेलिक कॉपर विद नाइट्रिक एसिड। मेटेलिक कॉपर को नाइट्रिक एसिड के साथ आपने हीट किया, जो भी बना उस समय कोई लेना देना नहीं, एंड सब्सिक्वेंट इग्निशन, और हीट किया उसके बाद उसे इग्निसाइड मैंने हीट किया, वाज फाउंड टू बी 2.7 ग्राम। और कितना मिला हमें 2.7 ग्राम मेटेलिक कॉपर को, 2.16 ग्राम मेटेलिक कॉपर को जब आपने नाइट्रिक एसिड के साथ हीट किया तो आपको 2.7 ग्राम क्या मिल रहा है, कॉपर ऑक्साइड। यही तो कह रहे हैं लैंग्वेज में, तो 2.7 तो लिख दो वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अब हमें ये तो पता नहीं कौन सा कॉपर है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड है, कॉपर सेकंड ऑक्साइड है, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो ये बन गया आपके पास क्या, $2.7 ग्राम। वेट ऑफ कॉपर 2.16 ग्राम है और वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना है 2.7 ग्राम। तो अब हमें वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड पता है, वेट ऑफ कॉपर पता है, ठीक है, तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी। तो हम यहां से क्या निकाल देंगे, वेट ऑफ ऑक्सीजन। हमें इसके फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये
हमें कॉपर ऑक्साइड के फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, क्या रिएक्शन हुई पता है नहीं पता कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस केवल किससे मतलब है, हमें केवल यहाँ पे इस लॉ से हमें बस ये बताना है कि कॉपर और ऑक्सीजन जो कॉपर ऑक्साइड में प्रेजेंट है वो क्या है, फिक्स्ड है, उनका सेम, उनकी जो परसेंटेज आएगी और जो सेकंड एक्सपेरिमेंट से कॉपर ऑक्सीजन की परसेंटेज आएगी वो सेम आनी चाहिए। अगर वो सेम आती है तो वो क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को प्रूव कर रहे हैं, मतलब शो दैट हो रहा है। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2.7 माइनस 2.16, 2.7 माइनस 2.16 करोगे तो कितना आएगा, जरा काटो इसे, 10 में से 6 गए 4, जी हो जाएगा 0.54 ग्राम। तो कितनी ऑक्सीजन हो गई, 0.54 ग्राम। तो इतनी आपकी ऑक्सीजन हो गई, वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। तो मैं आपको देखो इतना वाला मिटा देता हूं, इन अनदर एक्सपेरिमेंट अभी हम पढ़ेंगे। तो मैं ऊपर का थोड़ा सा क्वेश्चन पार्ट मिटा रहा हूं ताकि हम लिख सकें, ठीक है, यहां से आगे नहीं मिटाया, आपने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। तो अब इन अदर एक्सपेरिमेंट अभी हम पढ़ेंगे तब उसे मिटाएंगे। तो अब देखो आपको वेट ऑफ ऑक्सीजन 0.54, अब आप क्या करोगे, अब आपको ऑक्सीजन का वेट भी मिल गया, कॉपर का वेट भी मिल गया, तो आप परसेंटेज निकाल दो कॉपर का। परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा इन कॉपर ऑक्साइड, परसेंटेज ऑफ कॉपर इन कॉपर ऑक्साइड कितना हो जाएगा, तो आप लिखोगे वेट ऑफ कॉपर ओवर वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इनटू 100, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, वेट ऑफ कॉपर कितना दे रखा है, 2.16 ओवर 2.7 इंटू 100, और जब आप इसे काटोगे तो 27 का भाग डायरेक्ट 216 में जाएगा, तो ये 8 बार जाता है, ठीक है। और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जनरली आ जाएगा 80%, करके देख लेना, ठीक है, ये आ जाएगा 80%। तो परसेंटेज कॉपर का कितना है कॉपर ऑक्साइड में, परसेंटेज ऑफ कॉपर इन कॉपर ऑक्साइड कितना है, परसेंटेज कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में कितना है, 80%। अगर 80% कॉपर ऑक्साइड, अगर कॉपर 80% है कॉपर ऑक्साइड में, तो ऑक्सीजन कितनी होगी कॉपर ऑक्साइड में, 20%, उसको भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहले हम उसको बात, तो मैं लिख दूं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 20%, खुद ही हो गई ऑटोमेटिकली। अरे भाई अगर कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, आपने परसेंटेज ऑफ कॉपर निकाल दी कॉपर ऑक्साइड में, वो 80% आई, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी उसमें, 20%। तो ये तो आपको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से मिल गया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से आपको क्या मिला, वेट ऑफ कॉपर मिल गया आपको 80%, और वो सॉरी परसेंटेज ऑफ कॉपर 80% कॉपर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो कॉपर ऑक्साइड है उसमें 80% कॉपर है और 20% ऑक्सीजन है। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है, इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। इस बार कह रहे हैं कि दूसरे एक्सपेरिमेंट में 1.15 ग्राम तो कॉपर ऑक्साइड आपको गिवन है, और उसका रिडक्शन कर दिया, मतलब उसे तोड़ दिया, और उससे यील्ड की 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन करने पे 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन कर दिया और आपको 0.92 ग्राम कॉपर मिला, बस इतनी सी बात है। और कह रहा है कि पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और सेकंड एक्सपेरिमेंट के डेटा को से ये प्रूव करना है हमें कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को प्रूव करना था। तो ये आपको गिवन है, तो मैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड गिवन है और 0.92 ग्राम कॉपर है। तो ध्यान रखिएगा, मैं लिख लेता हूं 0.92 क्या है हमारे पास। अब मैं यहीं पे चेंजेस कर लेता हूं, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा, यहीं पे चेंजेस कर लेता हूं। इन एक्सपेरिमेंट सेकंड वेट ऑफ कॉपर कितना दे रखा है, 0.92 ग्राम, और वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना है 1.15 ग्राम, ठीक है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं, वेट ऑफ कॉपर 0.92 ग्राम, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड 1.15 ग्राम। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा इस बार, यहां पे भी चेंज करना पड़ेगा, (1.15 माइनस 0.92), 1.15 माइनस 0.92 कितना आएगा, करो जरा, 5 में से 2 गए 3, 11 में से 9 गए, ठीक है।
इतना ही है क्या 1.15? 0.92 आगे हो 0.92। अच्छा 1.15 कॉपर ऑक्साइड है, तो वेट ऑफ क्या निकालना है आपको? ऑक्सीजन निकालना है। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा? 1.15 माइनस 0.92। पांच में से 2 गए 3, ठीक है। क्वेश्चन में यही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 0.23 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.15 हो जाएगा 0.23 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। वेट ऑफ ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी? 0.23 ग्राम। तो ये हो गया वेट ऑफ कॉपर 0.92 ग्राम हो गया, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड 1.15 ग्राम हो गया, और वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? 1.15 माइनस 0.92, 0.23 ग्राम आपको ऑक्सीजन मिल गई। अब सेकंड, ये तो आपको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए था। सेकंड एक्सपेरिमेंट का मैं यहीं पे कर देता हूं नीचे, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए मैं, ये तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का है, 80% कॉपर 20% ये ऑक्सीजन। सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए अगर मैं देखूं तो परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना आ जाएगा? परसेंटेज ऑफ कॉपर इन कॉपर ऑक्साइड इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट कितना आ जाएगा परसेंटेज? तो क्या लिखोगे? वेट ऑफ कॉपर इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट ओवर वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इनटू 100। तो वेट ऑफ कॉपर कितना है आपके पास इस बार? 0.92 ओवर वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना है? 1.15 इंटू 100, यही है। अब जरा करके देखो, 90 to 100 को ये हो गया सीधे 90 to 100 हो गया ने, ओवर 115। डिवाइड करो जरा 115 को, 8 5 जा 40, 4 8 1 जा 8 8 4 12, 2 वहां से जाएगी 8 8 8 9 920, ठीक है। तो ये जा रहा है सीधे 8 टाइम्स, तो 80 आ गया। तो ये भी क्या हो गया? 80%। और जब 80% आपका क्या आ गया? 80% कॉपर प्रेजेंट है ना कॉपर ऑक्साइड में, सेकंड एक्सपेरिमेंट में भी, तो 20% अपने आप। ऑक्सीजन के लिए भी आप सिंपल कर सकते हो, आप ऑक्सीजन का भी करना। आप क्या करोगे? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कॉपर ऑक्साइड, वेट ऑफ ऑक्सीजन ओवर वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन आप 0.23 रख देना, 1.15 इंटू 100, और अपने आप ही 20% आ जाएगा। और आप खुद ही समझ लो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे, है ना। तो अब क्या हो जाएगा आपके पास? तो वेट ऑफ ऑक्सीजन के परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा सेकंड एक्सपेरिमेंट में? फर्स्ट में नहीं निकाली मैंने, फर्स्ट में आप निकाल लेना, यहां पे मैं दिखा देता हूं। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन ओवर वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इंटू 100 कितना हो जाएगा? क्या था वेट ऑफ ऑक्सीजन? 0.23 ओवर 1.15 इंटू 100, ये सीधे 20% आ जाएगा, निकाल लेना, 20% ही आएगा, ठीक है। 2300 को भाग दे दो 115 में, 115 का भाग 2300 में दो जरा, देखो आ गया 230, तो 20% आ जाएगा। अब वैसे भी डायरेक्ट आपने जब 80% निकाले 20%, तो आप यहां से देख सकते हो फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2 the percentage of copper and percentage of oxygen in both the experiment are same. So these data illustrate the law of definite proportion. So in experiment 1 and second, in experiment first and second, आप बोल के जाओगे in experiment first and second, data illustrate the law of definite proportion. Data illustrate कर रहा है आपका, क्योंकि दोनों में देखो परसेंटेज सेम आ रही है ना, दोनों एक्सपेरिमेंट में करके देख लिया। In experiment first and second, data illustrate the law of definite proportion. In experiment first and second, data illustrate the law of definite proportion. तो ये क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार ढंग से देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसको हम देखते हैं। तो द सेकंड क्वेश्चन इज दिस,
कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कंटेन 25.45% कॉपर। कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है जिसमें कि 25.45% जो है कॉपर है, 36.07% जो है H2O है, ठीक है। और अगर ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इज ट्रू, अगर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ट्रू है, अगर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को अगर ये सच है, अगर ये सही है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को हम सही मानते हुए चलते हैं, तो आपको कैलकुलेट करना है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को ट्रू मानते हुए आपको ये इस बार लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का यूज करके आपको जो है वेट ऑफ कॉपर निकालना है जो रिक्वायर्ड है टू ऑब्टेन 40 ग्राम ऑफ क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट। मतलब आपको वेट ऑफ कॉपर निकालना है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का यूज करके। आप बोलो कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन अगर ट्रू है तो उस बेस पे आपको वेट ऑफ कॉपर निकालना पड़ेगा क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट में, जो कि 40 ग्राम है। तो सबसे पहले कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का हम वो लिख लेते हैं फॉर्मूला। सो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इज CuSO4 not 5H2O। इट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या हो गया? ये हो गया कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का फॉर्मूला। ये जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया? CuSO4.5H2O। सो अकॉर्डिंग टू डेटा ये है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। क्या होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट? उसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइन। 5 वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टल की फॉर्म में कॉपर सल्फेट के साथ, इसीलिए ब्लू कलर का दिखाई देता है, कॉपर सल्फेट। अकॉर्डिंग टू डेटा आपको दे रखा है कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है जिसमें कि 25.45% कॉपर है। तो परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना दे रखा है? 25.45% कॉपर की परसेंटेज दे रखी है। परसेंटेज ऑफ वाटर कितना दे रखा है? 36.07%। परसेंटेज ऑफ वाटर कितना दे रखा है? 36.07%। और परसेंटेज ऑफ सल्फेट कितना होगा? SO4। कॉपर सल्फेट भी तो है SO4। परसेंटेज ऑफ सल्फेट कितना होगा? तो आप क्या करोगे? 100 माइनस टोटल परसेंटेज कितनी है? टोटल कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है तो हम उसे 100 मान के चल रहे हैं, 100%। तो 100% में से कॉपर 25.45% हो गया कॉपर। वाटर की परसेंटेज 36.07, तो परसेंटेज ऑफ सल्फेट कितनी होगी? 100% में से आप घटा दो, इनको जोड़ दो। 35.45 प्लस 36.07, तो ये आ जाएगा, माइनस करके आपका आ जाएगा, जोड़ो इसे और माइनस करो तो ये आ जाएगा आपका 38.48% आ जाएगा। 38.48% आपको परसेंटेज ऑफ सल्फेट मिल जाए, ठीक है। अब हम ये मान के चल रहे हैं, ये तो आप मान के चल रहे हैं जो कॉपर सल्फेट 5H2 100% है। 100% जब कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है तो तब आपने क्या किया? अब 100% अब मान के चलते हैं 100% है तो परसेंटेज कॉपर इतना दे रखा, परसेंटेज ऑफ वाटर इतना, परसेंटेज ऑफ सल्फेट उसमें इतना है। अब वो कह रहा है कि अगर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इज ट्रू, तो मान के जा रहे हैं इफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इज ट्रू। अगर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ट्रू है तो इसका मतलब जो ये 40 ग्राम क्रिस्टलाइन, ये तो 100% है ना, 100 ग्राम अगर आपके पास 100 ग्राम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, 100 ग्राम मान लिया कि अगर आपके 100 ग्राम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट हमने मान लिया कि अगर 100 ग्राम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है तो उसमें 25.45 ग्राम कॉपर है, इतना परसेंट हाइड्रोजन है और इतना परसेंट वाटर है, इतना परसेंट सल्फेट है। अगर 100% है, 100 ग्राम है तो 100 ग्राम में इतना है तो 40 ग्राम। अगर आपके पास 40 ग्राम क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट है तो उसमें कितना कॉपर होगा? वेट कॉपर का कितना होगा? तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ट्रू है, तो जो इसमें जितनी परसेंटेज इसमें होगी उतनी उसी हिसाब से क्या होगी? 40 ग्राम के लिए भी लागू हो जाएगी, है कि नहीं? तो अगर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ट्रू है, और तो अनदर सैंपल में भी सेम ही परसेंटेज आनी चाहिए, सेम रेशो आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इज ट्रू, तो अब हम करके देखते हैं कि अगर 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट 5H2O
जो 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट 5s2 है, कंटेन कॉपर, कंटेन कर रहा है कॉपर कितना है 25.45% या 25.45 ग्राम हो गया, परसेंटेज को हमने फिर एक ग्राम बना लिया। ठीक है, तो देखो 100 ग्राम अगर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, अगर आपके पास टोटल कितना ग्राम है 100 ग्राम, अगर आपके पास 100 ग्राम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है तो कितना कंटेन कर रहा है कॉपर 25.45 ग्राम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि अगर 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है कंटेन कर रहा है 25.45 ग्राम। और हम ये भी बोल के जा रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ट्रू है, अगर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन आपकी ट्रू है तो इसका मतलब 40 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट 5s2 मतलब क्रिस्टलाइन कॉपर, जो 40 ग्राम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है या फिर क्रिस्टलाइन जो 40 ग्राम क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट है वो कितना कंटेन करेगा कॉपर, यही तो पूछ रहा हो वेट, कितना कॉपर कंटेन करेगा। तो आप यूनिटरी मेथड से कर दो, ये हो जाएगा 25.45 अपॉन 100 इंटू 40। तो जितना ग्राम आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 25.45 इंटू 40 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा आपका 10.18 ग्राम। तो इतना कॉपर कंटेन करेगा। 40 ग्राम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कितना कंटेन करेगा कॉपर 10.18 ग्राम। अगर 40 ग्राम होगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कह रहा है ना कि कितना व्हाट वी कैलकुलेट द वेट ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 40 ग्राम ऑफ क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट। अगर भाई 100 ग्राम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कंटेन कर रहा है इतना, तो अगर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ट्रू है भाई, जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का जो रेशियो है भाई वो तो फिक्स्ड ही रहेगा, चाहे आपका सैंपल कोई भी हो। मैंने आपको बताया ना कोई सा भी सोर्स हो उसका सैंपल में जो परसेंटेज होगी वो तो सेम ही रहेगी। ठीक है, अगर 40 ग्राम क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट होगा तो 100 ग्राम में अगर 25.45 ग्राम कॉपर आ रहा है तो 40 ग्राम में कितना आएगा यूनिटरी मेथड से निकाल देंगे, क्योंकि अगर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ट्रू है तो सत्य मान के चल रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आपने कॉपर का निकाल दिया। तो इसमें हमने क्या किया, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को ट्रू मान करके सॉल्व किया। तो हमने दो टाइप के क्वेश्चन किए, एक में हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को प्रूव किया, तो दोनों एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, पहले वाले क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चनों में हमने क्या किया था, लॉ ऑफ दोनों में परसेंटेज इक्वल करवाई थी, दोनों एक्सपेरिमेंट में कॉपर ऑक्सीजन की, वहां पे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन प्रूव कर लिया था। यहाँ पे हम मान के चले लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ट्रू है तो उसको अप्लाई किया, तो देखो उसके अकॉर्डिंग हमने कॉपर का वेट निकाल दिया। हमें कॉपर का वेट चाहिए था 40 ग्राम क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट ले, और डेटा के अकॉर्डिंग हमें ये गिवन था, तो 100% कॉपर सल्फेट है। तो हमने मान के गए कि 100, अगर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ट्रू है तो जो दूसरा सैंपल होगा उसमें भी सेम ही परसेंटेज आएगी। ठीक है, ट्रू है तो उसमें भी क्या होगा, कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो हमने मान के गए कि अगर 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है तो कितना ग्राम कंटेन करता है, क्योंकि परसेंटेज में तो हमने क्या किया 100 ग्राम मान लिया। तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट 5s2 कंटेन कर रहा है इतना, तो 40 ग्राम कॉपर सल्फेट, यही क्रिस्टलाइन का मतलब यही है, मैंने पूरा फॉर्मूले में ही लिख दिया 5s2 के लिए लिख रहा हूँ क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट। तो CuSO4 5s2 कंटेन कॉपर, तो 25.45 अपॉन 100 इंटू 40 हो जाएगा यूनिटरी मेथड से, तो इसको डिवाइड करके आएगा 10.18 ग्राम। तो कितना कॉपर कंटेन करेगा, तो कितना वेट आएगा कॉपर का, कितना वेट कॉपर का रिक्वायर्ड होगा 40 ग्राम क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट के लिए 10.18 ग्राम। क्लियर हो गया, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो बहुत आसान सा था, थोड़ा ट्रिकी था, ध्यान रखना है आपको कि कैसे करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ब्लू कलर का होता है। अब ब्लू कलर इस 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के कारण होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। अगर 5 वाटर मॉलिक्यूल को उड़ा देंगे, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एनहाइड्रस हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, एनहाइड्रस हो जाएगा, ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा। सो फॉर टुडे इट इज इनफ। और वही बात, अगर आपको जो है ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है, आपको मेरा वीडियो क्लियरली समझ में आ गया है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जो भी डाउट है आप मेरे से उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी नया आपने अगर देखना शुरू किया है, नए व्यूअर्स हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।